हेलो गाइज, आज हम लोग घटना चक्र का जो सुपर टेट का साइंस का फिजिक्स का पोर्शन है उसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वन लाइनर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला बिंदु है, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अगला है पॉइंट, पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। अर्थात पिघलने पर सामान्यतः जो ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका जो संसंजक बल होता है वो आसंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से जो उसका पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता क्योंकि इससे इसका जो संसंजक बल होता है वो आसंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है और इसका मान जो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। आइए जान लेते हैं अगले बिंदु के बारे में। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का जो द्रव्यमान होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह क्रिया है जिसमें जो वाष्प होता है वो द्रव में परिवर्तित होती है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। जो अत्यधिक अगर शीत पड़ता है तो पहाड़ों पर जो पानी की पाइप लाइन होती है वो फट जाती है क्योंकि जो पानी में जो पाइप में जो पानी है वो जमने पर फैल जाता है, इसीलिए वो फट जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, जो क्योंकि जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से अधिक है, इसीलिए वो तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले ही दिखाई देने लगती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात जो तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग का जो आयाम होता है, तरंग का आयाम बदल जाता है और तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड जो होता है अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं। जो तरंग का आयाम बदल जाता है, तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अगर अधिकतम जितना विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं और एक कंपन पूरा करने में जो लगा समय होता है उसी को आवर्त काल कहते हैं और एक आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं और एक समय में जितने कंपन होते हैं उस कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, सोलर कुकर में तथा आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो प्रकाश का रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है।
सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है, लाल रंग के प्रकाश की होती है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। जो अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल जो रंग होता है, वो लाल रंग का प्रकाश जो होता है अधिक दूर तक ही दिखाई पड़ता है, और अतः सिग्नल में लाल रंग ही यूज किए जाते हैं, अर्थात सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। आइए अगले बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा जो होती है वो छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है, और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है, जबकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव छोटी ही वस्तु की अपेक्षा छोटी ही होती है। मोटर वाहनों में जो पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है, जो मोटर वाहनों के में पश्चिम दृश्य दर्पण का यूज किया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण यूज में लाया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह उल्टा और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण के फोकस द्वारा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। इसलिए जो दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इस इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। इको साउंडिंग एक की तकनीक का प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। एसआई पद्धति में जो लेंस शक्ति की इकाई जो होती है वो डायोप्टर होती है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों का होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है परिसर में 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻−10 मीटर तक का होता है। सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता उसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ऐसे तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता उसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है और इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन से दूर की वस्तुएं को देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन के जो आविष्कारक हैं वो गैलीलियो हैं। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन रोमर ने किया था। पानी में डूबी हुई छड़ अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है। दूर दृष्टि दोष वाली आंख में नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष वाली आंख में नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहां पानी का क्वथनांक अधिक होता है, और जहां वायु दाब कम होता है वहां पानी का क्वथनांक कम होता है। आइए हम लोग जान लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं।
तो पहला बिंदु हम लोग पढ़े हैं कि उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला था, पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका जो संसंजक बल होता है वो आसंजक बल से अधिक होता है। जल में अगर किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो अणुओं की वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसका मान जो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की जो पाइपलाइनें होती है वो फट जाती हैं क्योंकि जो पानी होती है पाइप में वो जमने से वो पाइप में जो पानी जमने पर फैल जाता है। तड़ी की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसीलिए जो तड़ित की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है। किसी दर्पण में से जो परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग का जो आयाम होता है वो बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कंपन करता हुआ कोई पिंड जो होता है अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिक विस्थापन होता है उसे उसका आयाम कहते हैं। एक कंपन को पूरा करने में जो लगा समय होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं और एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं और 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, सोलर कुकर में तथा आँख कान नाक के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण ही जो लाल प्रकाश होती है वो अधिक दूरी तक दिखाई पड़ती है। इसीलिए सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि दूर से दिख जाएं। विभिन्न स्थिति में जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। और मोटर वाहनों में पश्च दृश्य अवतल के दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के जो फोकस अथवा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे हुए वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है उसका बड़े आकार का बनता है। इसलिए जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इको साउंडिंग जो एक तकनीक है, इसका प्रयोग जो होता है सागर की गहराई को मापने के लिए इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों का होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक का होता है और सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता उसको अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं
और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में हर्ट्ज होता है, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। आइए दूरबीन के बारे में जान लेते हैं। तो दूरबीन से दूर की वस्तु देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई देती है। दूरबीन के जो आविष्कारक हैं वो गैलीलियो हैं। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश के चाल का मापन किए थे। पानी में जो डूबी हुई छड़ अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या फिर मरीचिका भी कहते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं उसको अपश्रव्य तरंगे, तथा जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे को श्रव्य तरंगे कहते हैं। जो दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है, और जहाँ वायु दाब कम होता है वहाँ पानी का क्वथनांक कम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।